फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने पिछले वीडियो में ज्योग्राफी के फर्स्ट एपिसोड में हमने पढ़ा था कि भूगोल क्या होता है, भूगोल कौन से वर्ड है, कहाँ से आया है, भूगोल का मीनिंग क्या होता है। उसके दो घटक पढ़े थे, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। और फिर पढ़े थे भूगोल के क्षेत्र पढ़े थे, उपक्षेत्र पढ़े थे और भौगोलिक विचारधारा पढ़े थे। उसमें 3 विचारधारा थी जिसमें एक हम लोग ने डिफाइन कर लिया था, पूरी तरह से पता कर लिया था क्या होता है उस विचारधारा का। जो भौगोलिक विचारधारा थी 3 विचारधारा, जिसमें फर्स्ट नियतिवादी, संभववादी विचारधारा और नवनिश्चयवाद विचारधारा। जिसमें हम लोग नियतिवादी विचारधारा कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग सेकेंड एपिसोड के साथ सेकेंड पॉइंट, भौगोलिक विचारधारा के सेकेंड पॉइंट संभववाद विचारधारा स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। संभववाद विचारधारा क्या होता है, एपिसोड नंबर सेकेंड है ये। आपने अगर फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो आप जाके देख लें, ठीक है। देखिए, पहले आप थोड़ा इंट्रो कर देता हूँ। पिछले वाले में नियतिवाद जो थी उसमें क्या था, ये मनुष्य था, एम लिखता हूँ मनुष्य का, और ये जो है एरो, मैंने पिछले वीडियो में बता रहा हूँ पिछले बारे में, नियतिवाद के बारे में। ये आप पर्यावरण मान लो, पी लिख देता हूँ, ठीक है। पहले जो था, पहले विचारधारा के समर्थक का मानना था कि मनुष्य जो है पर्यावरण के दासी है, मनुष्य जो है पर्यावरण के कंट्रोल में है। लेकिन इस विचारधारा में डायरेक्ट उनकी बात कट कर दी जाती है और बताया जाता है कि समय के साथ साथ मनुष्य ने विकास किया, मनुष्य में विकास हुआ या मनुष्य ने विकास करा, ठीक है। देखिए, इस विचारधारा में क्या होती है, मान लो ये मनुष्य है, ठीक है, ये मनुष्य है, और नहीं, ये नहीं, इस विचारधारा में होती है ये पर्यावरण है और ये मनुष्य है। उल्टा हो गया, ठीक है, पूरी तरह से विपरीत हो गई। अब बताया जा रहा है इस विचारधारा में कि ये एरो मनुष्य को इंडिकेट कर रहा है और ये बॉक्स पर्यावरण को। पहले बॉक्स जो है मनुष्य को करता था, एरो पर्यावरण को। इस विचारधारा के लोग कहते हैं पर्यावरण जो है मनुष्य के कंट्रोल में है, मनुष्य जैसा चाह वैसा करेगा, ठीक है। उसको, पर्यावरण को ऐसे चेंज कर सकता है, उस तरह से यूज कर सकता है, उस तरह से उसका उपभोग कर सकता है, ठीक है। यानी जस्ट अपोजिट नियतिवाद के, ठीक है। चलो, इस विचारधारा के अनुसार नियतिवाद के विचारधारा को मानने वाले को अस्वीकृत किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि नियतिवाद के जो भी विचारधारा धारक थे, भूगोलविद थे, उनका मानने वाले, उनका मानना था मनुष्य जो है पर्यावरण के कंट्रोल में है। लेकिन ये जस्ट उल्टा हो गया। इसमें प्रकृति की तुलना में मनुष्य को सक्रिय शक्ति के रूप में दिखाती है। इसमें क्या दिखाया था, इस विचारधारा में मनुष्य जो है उनके पास पर्यावरण से ज़्यादा शक्ति है प्रकृति के तुलना में। नेक्स्ट, संभववाद विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। मैंने इतना ही में सारा ये पॉइंट बता दिया, ठीक है। अब मनुष्य प्राकृतिक से डरता नहीं है। पहले डरता था, पूजा करता था, उसकी प्रचंडता से भी डरता था, उसके रूप में, पर्यावरण के रूप में चलता था मनुष्य। लेकिन अब नहीं चलता। इन विचारधाराओं का जो फॉलोअर्स थे वो मानते थे। अब मनुष्य प्रौद्योगिकी का विकास कर लिया। उस समय प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था, इसीलिए उस समय मनुष्य को पर्यावरण के रूप में ढलना पड़ता था। अब पर्यावरण को ढाल देती है मनुष्य अपने अनुसार। समर्थक हैं विडाल डी लाप्लास, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलियाई जो है विचारधारक है, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट, आपका थर्ड। अच्छा, ये नहीं है ऑस्ट्रेलियाई, सॉरी, ये है आपका टेलर जो है वो है ऑस्ट्रेलियाई भूगोलविद, ठीक है, सॉरी। नवनिश्चयवाद क्या होता है, आपने 2 विचारधारा समझ लिया है। अब नवनिश्चयवाद विचारधारा पढ़ेंगे। विचारधारा, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसको बोलते हैं रुको, सोचो और जाओ विचारधारा, इसका दूसरा नाम दिया गया है। ये दोनों विचारधारा, जो नियतिवाद विचारधारा थी और संभववाद विचारधारा थी, उसके मिलिटेरियन का काम करती है। इसके बीच इसको मध्यम रास्ता इन्होंने इस नियम द्वारा, इस विचारधारा के लोगों द्वारा बोला गया, समझाया गया कि ना पर्यावरण पूरी तरीक़ा से मनुष्य के कंट्रोल में, ना मनुष्य पर्यावरण के कंट्रोल में पूरी तरीक़ा से। इन्होंने बीच का रास्ता बताया और बीच की बातें बोली। देखते हैं
इस विचारधारा में पर्यावरण और मानव दोनों को महत्वपूर्ण दिया गया। नियतिवाद में क्या हुआ था, पर्यावरण को महत्वपूर्ण बताया गया, फिर उल्टा कर दिया गया आपको किस में, संभववाद में पर्यावरण की अपेक्षा सक्रिय ज़्यादा शक्ति बताया गया आपको मनुष्य का। इसमें मनुष्य और मानव और पर्यावरण दोनों को महत्वपूर्ण बनाया गया। अब इसमें देखिए, इसमें कुछ पिक्चर देख के पढ़ेंगे। मान लो ये ट्रैफिक लाइट है, 1 2 3 3 लाइट होती है। इसमें कहता है पहले कुछ काम, अगर मान लो ये ट्री है, ठीक है, पेड़ है, अगर इसको काटने जाते हो ये कहता है पहले रुको, रेड, फिर ऑरेंज चलती है, ये कहती है सोचो, फिर ये ग्रीन कहती है। अब आपकी इच्छा है, अगर आपको लगता है कि इसको काटने से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगी हम पे, हमारे समाज पे, हमारे पर्यावरण में, तब इसको काटो। अगर आपकी सोच बता रही है कि पर्यावरण पे इफेक्ट पड़ेगी, हम पे इफेक्ट पड़ेगी, तब नहीं काटो। इसीलिए इसको बोलते हैं रुको, सोचो, फिर जाओ, ठीक है। तो इसी अनुसार, इसके अनुसार ना तो पर्यावरण, इस विचारधाराओं के अनुसार ना तो पर्यावरण बलवान है यानी पूर्ण तरीके से नियतिवाद है, और ना तो पूरी तरह से संभववाद है। मैंने पहले ही बता दिया, इसमें दोनों को महत्वपूर्ण दिया गया है, ना कि पूरी तरीके से पर्यावरण मनुष्य के कंट्रोल में है, ना कि मनुष्य पर्यावरण के कंट्रोल में। दोनों के बीच की रास्ता मैंने पहले ही बता दिया था। इसे रुको, सोचो और जाओ भी कहते हैं, मध्यम मार्ग इसको कहते हैं, मध्यम मार्ग का रास्ता। समर्थक थे ग्रिफिथ टेलर। मानव केवल प्राकृतिक नियमों का पालन करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस विचारधारा के जो भी विचारधारक थे, समर्थक थे, उनका ये मानना था प्रकृति पे विजय क्यों, कैसे प्राप्त करते हैं, अगर प्राकृतिक के नियम को जान गए तब हम प्रकृति के प्रचंड से, उनकी डरावना से, उनके नियमों का पालन करके हम उन पे जीत हासिल कर सकते हैं। जैसे कि प्राकृतिक करती है, जैसे कि आप देखो, अभी आपको देखने को मिलता होता होगा कि O3 लेयर जो है, ओजोन लेयर, आपके पर्यावरण में पहले वैज्ञानिक लोग बहुत सारे रिसर्च किए किस तरह ओजोन लेयर को और मोटा किया जाए और उसको सुरक्षित किया जाए, ताकि जो रे आ रही है, आपका किरण आ रही है, हानिकारक किरण सूर्य से, वो रुक जाए, ठीक है। बहुत सारे रिसर्च चले, बहुत सारे प्लानिंग बन रहे थे, लेकिन आज कोरोना की वजह से पर्यावरण इतना सुरक्षित हो गया कि इसमें पुनः O3 लेयर अपने स्थिति को सुधार रही है। ये खुद एक मोटी परत में आ गई है, धीरे धीरे इसमें और सुधार हो रही है। तो आप समझ सकते हैं, अगर हम प्राकृतिक की उतनी क्षति नहीं पहुंचाते आज, क्योंकि हम लोग सारा कुछ बंद कर रखे हैं, पूरा कचरा फैलाना, पर्यावरण को पूरी तरह से सुरक्षित कर रखे हैं, इसीलिए आज O3 लेयर में धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपका ये 2 टॉपिक और है, प्रौद्योगिकी का विकास और एक और है, तो स्टार्ट चलते हैं। मनुष्य ने प्रकृति के नियमों को समझने के उपरांत, मनुष्य ने धीरे धीरे प्रकृति के नियम को समझ गया, फिर टेक्नोलॉजी जो होता है, प्रौद्योगिकी का विकास करा। मनुष्य ने पहले प्रकृति को अच्छे से समझा, किस तरह प्रकृति हम लोग को सजा देती है, किस तरह प्रकृति हमसे खुश रहती है, उन सभी को देखते हुए, समझते हुए उन्होंने टेक्नोलॉजी का विकास करा। देखिए किस तरह टेक्नोलॉजी विकास हुआ। घर्षण एवं ऊष्मा, जब आदिम अवस्था में थे तो आपको पता होगा कि 2 पत्थर टकराए, उससे चिंगारी निकला, वहां से सोचते आग का निर्माण हुआ। घर्षण, संघर्ष मैंने लिख दिया है, यहाँ पे होगा घर्षण। घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने आग का खोज करी, हमारी मदद की, और आज हम आग का प्रयोग कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, प्रकृति को अगर आज नहीं समझते, आज हमारे पास आग नहीं होती। आज हमारे पास वो जो हमारी माचिस होती है, अगर उस समय हम लोग घर्षण और ऊष्मा को नहीं समझ पाते, प्रकृति को नहीं समझ पाते, तो आज आग हमारे पास नहीं होती, आग का प्रयोग करने लायक हम लोग नहीं होते। आग क्या होती है वो चीज़ नहीं समझ पाते। इसीलिए प्रकृति पर अगर विजय प्राप्त करना है तो उसके नियमों को समझना पड़ेगा। DNA और आनुवंशिकी, इसको समझने के बाद क्या हुआ, हम लोग बीमारियों पर जीत पाए, ठीक है। DNA और आनुवंशिकी को समझने के बाद हम लोग जितने भी बीमारियां हैं सभी पे जीत हासिल कर पाए, समझ पाए। इसीलिए
जो नवनिश्चयवाद के विचारधारक थे उनका कहना था वो आज सिद्ध हो रही है कि किस तरह हम लोग प्राकृतिक विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओनली एक ही रास्ता है, प्राकृतिक के नियमों को समझना। नेक्स्ट, वायु गति के नियम। अधिक तेज गति के वाहन बनाने के लिए हमें गति के नियमों का अध्ययन करना पड़ता है, फिर जाके हम लोग उस अधिक गति वाले वाहनों का निर्माण करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, गति के नियमों यानी जो पर्यावरण में हवा चलती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले नियम बनाया गया, समझा गया, गति को समझा गया किस तरह कार्य करती है, फिर जाके वाहन का निर्माण किया गया। तो आप देख सकते हैं जितने भी प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, पहले हम लोग पर्यावरण के नियमों को समझने की कोशिश करें, फिर टेक्नोलॉजी हम लोग डेवलपमेंट किए। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ हमारे समाजों में, लेकिन वो भी हुआ प्रकृति के समझने के बाद। आपका ये लास्ट टॉपिक, प्रकृति का मानवीकरण। किस तरह मानव जो है प्राकृतिक को मानवीकरण कर दिया, देखते हैं। समय के साथ साथ मानव जो है पर्यावरण की और प्रकृति को समझने लगा। समय के साथ साथ मानव जो है पर्यावरण और प्रकृति को समझने लगा और उनके बलों को भी समझना स्टार्ट किया। टेक्नोलॉजी का विकास किया, मैंने पिछले ही टॉपिक में बता दिया था। अब देखो धीरे धीरे सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हुआ। फिर क्या हुआ, मानव अच्छी प्रौद्योगिकी, बेहतर प्रौद्योगिकी लाने लगी अपने अनुसार। प्रकृति को समझने के बाद, आप देख सकते हो मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, प्रकृति के समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। आपने पीछे भी देखा था। अब देखते हैं, प्रौद्योगिकी के विकास के बाद अस्पताल, नगर, खेत, मैदान, चारागाह, पतन, अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि का विकास हुआ। अगर आज हम प्राकृतिक के नियम को नहीं समझ पाते तो इतना डेवलप करना हमारे लिए असंभव था। तो आई होप आपके लिए ये चैप्टर हेल्पफुल होगी, समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे लगे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर से मिलते हैं आपके सेकेंड चैप्टर के साथ, फर्स्ट एपिसोड लेके सेकेंड चैप्टर अगले वीडियो में। आई होप अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। घर रहें, सुरक्षित रहें। लॉकडाउन तक आप लोग घर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आप सुरक्षित हैं तो हमारा देश सुरक्षित है। जय हिंद।